आप एक फंड मैनेजर्स की पार्टी में थे, आपको बुलाते हैं फंड मैनेजर्स पार्टी में? पहले हम ब्रोकिंग करते थे ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते थे ना, तब बुलाते थे ना। क्योंकि आप एकदम उल्टा बोलते हैं ना, जो बाकी फंड मैनेजर्स टीवी पे आके बोलते हैं। टीवी पे हर कोई कहता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम इन द मार्केट। या और आपके हिसाब से नंबर 1 मिथ वही है। सी द वे आई लुक एट, मैं हिंदी में बोलता हूं, इन्वेस्टर लॉन्ग जो टाइमिंग का हम जो जब बात करते हैं कि ये टाइम इन द मार्केट, आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, ओके। बट अगर टाइमिंग गलत कर दी तो रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, हम लोग बोलते हैं राइट प्लेस राइट टाइम, हमको मैनेजमेंट में सिखाया यही क्या है, ओके। टाइमिंग इज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड। जो फंड मैनेजर टीवी पे आके आपको ज्ञान दिया जाता है वो भी बताता है कि दिन ऑफ द ही इज ऑल्सो वांट्स टू टाइम द मार्केट। इन दिस रूम में किसको मार्केट की टाइमिंग नहीं करनी? मेरे को एक आदमी बोले जो बोले कि मुझे टाइमिंग नहीं करनी है। इट्स एब्सोल्यूट गेम एंड रिलेटिव गेम बोथ। एब्सोल्यूट भी लोगों को पैसा बनाना है, रिलेटिव भी बनाना है, देन एक्स्ट्रा अल्फा कम्स। So timing is the important concept for us as a risk mitigation tool. Timing is not a trading perspective, pure risk mitigation tool. तो timing को तो हम analytics बोलते हैं। ये timing is an analytical tool. It's not a trading. This myth has to be removed. कि timing is about trading. It's a wrong perception. Everybody wants to time the market. We are very candid about it. Timing is important. Okay. अच्छा, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आपका जो BFSI फंड है जून में लॉन्च किया था आपने। जून में लॉन्च 64% रिटर्न्स। मैं चेक कर रहा था, जून से लेके अब तक बैंक निफ्टी इज अप 2% फ्रॉम लास्ट 2023। क्या लिया था आपने जो इतना आउट परफॉर्मेंस आ गया? देखिए, हमने क्या नहीं लिया था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हाँ, ओके। ऐसा शायद हम लोग बैंकिंग में इतना नेगेटिव थे, तो HDFC बैंक नहीं था, ICICI बैंक नहीं था, कोटक भी नहीं था, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं थे। क्या था हमारे पास? RBL बैंक रहा, स्टेट बैंक रहा, PNB रहा, DSE था मेरे पास, ओके। कुछ और कंपनी थी, CDSL था शायद, अपना आनंद राठी था, प्रूडेंट था, एंजल नहीं था, ओके। तो कुछ केयर था, इकरा था, क्रिसिल था। तो वी सेक्टर तो वही था, उसमें बजाज भी नहीं था, ओके। आई एम जस्ट सेइंग पब्लिक डोमेन में हमारा पोर्टफोलियो, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। तो देखिए, क्या यही चीज है, जब BLRT फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं ना, तो हम सेक्टर के ऊपर भी BLRT फ्रेमवर्क लगता है, मैक्रो पर भी लगता है और स्टॉक्स पर भी लगता है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, आप फिल्टरिंग का प्रोसेस, ये आपको इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं। हम लोग एक्टिव मनी मैनेजर हैं। अगर हम लोग फीस एक्टिव मनी मैनेजर के लेते हैं तो हम लोग पैसिव, क्वासी पैसिव प्रोडक्ट नहीं देते कि इंडेक्स हगिंग कर लिया 70-80%। अगर आप इंडेक्स हगिंग करोगे तो आप कभी भी, आपका कोरिलेशन ज्यादा रहने वाला, R² आपका हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आप कभी भी आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली नहीं कर सकते। जब एक्टिवली आप मैनेज करते हो, इंडेक्स को नहीं हगिंग करते हो, तो यू जनरेट अल्फा। नहीं तो सो राइट नाउ यू थिंक इट्स अ राइट अप्रोच, जो जिस तरीके से मार्केट में एक लीडरशिप चेंज आई है, आपने नाम लिए जैसे BSE, CDSL, इसमें एक चीज कॉमन है, पावर ऑफ रिटेल। तो क्या मतलब वी शुड अज्यूम दैट दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2-3 years, द रिटेल? तो इसको मैं थोड़ा सा टॉपिक पे हटता हूँ, फिर इस पे आता हूँ, ओके। रिटेल की बात करी तो मैं एग्जाम्पल भी बात कर रहा था व्यवस्थित ही, कि हर बुल मार्केट का एक लीडर होता है, ओके। अगर हम जून 2003 से जब इंडिया में रैली स्टार्ट हुई ग्लोबली, वो रैली में FIS ने पैसा बनाया, भरपूर पैसा बनाया। वो रैली कब तक लास्ट हुई? लास्ट हुई जनवरी 2008 तक, ओके। तो कौन लीडर था? FIS, कैपिटल, जैनस, फिडेलिटी, ये सबके नाम हमने जाने। जबकि हमारा इंस्टीट्यूशन सिर्फ UTI होता था या LIC होता, तो कोई भी म्यूचुअल फंड इतना बड़ा नहीं था, ओके। तो वो एक फेज था व्हेन दे मेड मनी। 2009 से जो रैली स्टार्ट हुई, अगस्त 2009 या मार्च 2009 से, कहां की ट्रिबिन, कौन लीडर था? HNI लीडर था। HNI, फैमिली ऑफिस, अल्ट्रा HNI वहां से पैदा हुए, ओके। उस बीच में ग्रोथ एट एनी थीसिस चली, तो वो सब फंड मैनेजर ग्रो हुए। तो HNI ने सबसे बड़ा पैसा बनाया। लास्ट हुई करीब 2018 तक, जनवरी 2018 तक। जो अप्रैल 20 से जो रैली स्टार्ट हुई है, ओके, पोस्ट कोविड, वो रिटेल ने लेट करी। रिटेल का मैसिव M2M आया। आज भी अगर 15% गिर जाता है तो लोग, बड़े लोग डर जाते हैं, लेकिन रिटेल नहीं डरता कि उसका M2M इतना पॉजिटिव बढ़ाता नहीं है। हम लोग देखते हैं अपने फंड में बड़ा होता, हमारा फ्लो डबल हो जाता है। तो रिटेल बहुत मैच्योर हो गया। लोग ना गांव एग्जिट देता था, दे आर वेरी वेरी मैच्योर पीपल। आई एम वेरी हैप्पी द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रियल ग्रोथ जो है मैच्योरिटी की, वो रिटेल इन्वेस्टर की। तो हम बोलते हैं ये डिकेड उनका है। अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पे आता हूं, तो ऑब्वियसली BSE, CDSL आपको एक क्लासिक एग्जांपल है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी का तो क्या पी डिटोरिएट हो गया, ओके। तो ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ नहीं हुई,
इस ग्रोथ हुई, वो भी हुई, लेकिन पी डिटोरेशन रहा, इसलिए आपको उसमें बड़ा पैसा नहीं मिला एंजल जैसे में बना ऑनलाइन वाले में। तो पूरा थीसिस जो रिटेल सेंट्रिक आया, रिटेल का बहुत बड़ा बूम है। ओके, तो समथिंग हैज चेंज एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट चेंज। ओके, अच्छा आपने प्रेजेंटेशन में एक चीज बोला रिस्क के बारे में, बिकॉज द परसेप्शन दैट पीपल हैव इज दैट यू आर अ हाई रिस्क टेकर, बट व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली यू आर अ लो रिस्क टेकर, बिकॉज एक परसेप्शन बना था, सबने बोला था कि क्वांट ने अदानी में बहुत पैसा बना, एकदम बॉटम पे लेके टॉप पे निकल गए, ऐसा हुआ था क्या? तो पहले मैं रिस्क का आंसर दे देता हूं, स्टॉक पे बाद में बात करते हैं। ओके, देखिए एक ये जो हमारा हमने एक थीसिस बना दी है ना लॉन्ग टर्म में, इसमें 2 मिनट करता हूं मैं, लॉन्ग टर्म रिस्क पे पहले बात करता हूं, क्योंकि रिस्क का पॉइंट उठाया है। जब हम लोग ये लॉन्ग टर्म की जब गुट्टी हमने पी है, तो वो जब तक हम इवॉल्विंग मार्केट थे, इमर्जिंग मार्केट थे, तब तक वो था इमेच्योर मार्केट था, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा बनेगा। हम मार्केट मैच्योर हो गया, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा नहीं बनता। राकेश ने भी एक बार, भैया ने भी बोला था कि हमारा इस साल पैसा नहीं बना, 2-3 साल इतना पैसा नहीं बना, वो फेज खत्म हो गया। ओके, अब इंडियन मार्केट भी मैच्योर हो गया। अगर हम रिस्क के एंगल से बात करें, हर आदमी क्यों लॉन्ग टर्म बात करता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। आप 2-3 गलतियां भी करो तो 10 साल में वो एवरेज आउट हो जाती है। जब आप शॉर्ट टर्म में, इट्स दैट आई एम लॉन्ग टर्म प्लेयर, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। When we talk about if you manage your short term, near term and medium term risk better, आप डाउनसाइड तो प्रोटेक्ट करते ही हो, आप अल्फा भी जनरेट करते हो। ओके, ये छोटा अल्फा हम लोग जनरेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट क्रिएट मैसिव आउट परफॉर्मेंस। तो हमको एक माइंडसेट से निकालना चाहिए। हम लोग बहुत लोग ट्रेडर को रिस्पेक्ट, अरे वो ट्रेडर है। ओके भाई, ग्लोबली फॉर करेंसी ट्रेडर तो 30 साल 32 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होते हैं। ओके, जो अगर इंट्राडे में पैसा बना सकता है, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इंट्राडे में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में तो सब बन जाता है। जो आदमी अगर इंट्राडे में पैसा बना सकता है, उसको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, हमारा इंडस्ट्री में उसका उल्टा है, उसको इमीन किया जाता है, वो ट्रेडर है, यूजलेस है। ओके भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। अब करेंसी ट्रेडर को हम लोग बोलते हैं, अरे वो क्या बनाता है, 2 बिप्स, आधा बिप्स, अरे वो 0.05 बिप्स में भी बिलियंस ऑफ डॉलर प्ले करता है। ओके, 30-32 साल में तो रिटायर हो जाता है, उसको उतना नॉलेज होता है, यहाँ बड़े बड़े मैनेजर्स का नहीं होता है, उतना मैक्रो समझता है। तो हम लोग को ये थॉट प्रोसेस थोड़ा निकाल के चेंज करना चाहिए कि इन्वेस्टर ही को वैल्यू मिलनी चाहिए, नहीं, ट्रेडर उसका एक असाइनमेंट है। लॉन्ग गुड, अगर प्राइवेट इक्विटी देखें तो वो 10 साल में शायद अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करता है, कोई 1 साल में करता है, ट्रेडर इंट्राडे में कर लेता है, तो उसका रिक्वायरमेंट है, हम उसको डिमीन नहीं कर सकते। मेरा खून 1 लीटर बढ़ गया वैसे पिछले 5 मिनट में, संदीप ने जो बात बोली उसके बाद से, क्योंकि हमारा चैनल ज्यादातर रिटेल वो डे ट्रेडर को ही कैटर करता है, तो काफी लोग इस चीज को वो कहते हैं कि तुम डे ट्रेडर पे कितना क्यों फोकस करते हो। यहाँ पे एक फंड मैनेजर है, वो बोल रहे हैं डे ट्रेडर की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैसे ट्रेडर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब बड़ा फंड मैनेजर को रेट ना मिले, जो रेट और क्वांटिटी है, अगर वो ट्रेडर ना हो तो वो फंड मैनेजर को रेट नहीं मिलेगा, ये डेप्थ नहीं मिलेगी। वो तो उसमें अगर आप में से जो लोग ट्रेडर है ना, अगर वो मैं कोई पूछे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग थोड़ा सा एक अपनी इमेज के लिए बोले कि नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करता, देखिए ट्रेडिंग सब करते हैं, वैसे बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट सबका होता है। पैसा किसको बुरा लगता है? उसी के दिन अगर उसी दिन पैसा बन रहा है, सुबह डाला शाम को पैसा आ गया, तो किसको बुरा लगेगा? मैं इसको रिस्क के एंगल से देखता हूँ कि देखिए हर आदमी की लॉन्ग टर्म नीड है, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म नीड भी है। ओके, अगर हम उसको समझ पाए, जैसे अभी डेट मार्केट में जाते हैं तो हम ड्यूरेशन प्रोडक्ट, शॉर्ट मीडियम ड्यूरेशन की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट में सब लॉन्ग टर्म है। ओके, अगर हमारा इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में पैसा बनाएगा तो वही आदमी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, इसलिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम ऑफर करते हैं। ओके, उनका रिस्क एक्चुअली में कम होता है। ओके, तो वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बिकॉज हर आदमी को हम लोगों ने कुछ इस तरह से इवॉल्व कर लिया अपने आप को कि ऐसा ही ठीक है, और हम लोग उस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो ठीक नहीं है, इसलिए आप चेंज होइए। अच्छा, एक चीज है, मैं नॉर्मली व्हेन आई गेट फंड मैनेजर्स आई लुक एट देयर लास्ट फैक्ट शीट एंड आई आस्क देम क्वेश्चंस। इन योर केस आई एम स्केयर्ड कि आपका लास्ट फैक्ट शीट बहुत पुराना तो नहीं हो गया, 3 महीने पुराना फैक्ट शीट? नहीं, 1 महीने अभी आया। हाँ, 15 दिन हुए होंगे। The reason I ask you this question, पुराना है। the reason I ask you this question is कि normally fund managers do not churn stocks very much, लेकिन आप बहुत चर्निंग करते हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब ये क्या, मतलब नॉर्मली बोला जाता है कि एक मिथ है कि आप चर्निंग तभी करते हैं जब कन्विक्शन लो है, लेकिन आप हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में भी चर्न करते हैं, ऐसा क्यों? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि जो आदमी रोटेट करता है उसका कोई कन्विक्शन नहीं है। ओके, हम लोग हर चीज रिस्क के एंगल से करते हैं।
पहली बात तो चर्न जैसा कोई कंसेप्ट ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बुक्स में होता नहीं, हमने इंडिया में बना दिया है। खाली दुनिया में रीबैलेंसिंग का कंसेप्ट होता है। अगर हम डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट है वर्ल्ड डायनेमिक, तो रीबैलेंसिंग भी डायनेमिक होगा। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्राइवेट इक्विटी 10 साल में करता है, 5 साल में करता है, कोई 1 साल में करता है, कोई 6 महीने में रीबैलेंसिंग करता है, ट्रेडर इंट्राडे में भी रीबैलेंसिंग करता है। सो अगर हम लोग स्टूडेंट है एडेप्टिव एसेट एलोकेशन, तो हम पूरे मार्केट को समझते हैं कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, मैक्रो कैसा है, उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हमारा स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द ईयर एक सा नहीं होगा कि 70-80% हमने पोर्टफोलियो वर्क कर लिया, इंडेक्स को 15-20% मिड स्मॉल में डाल दिया, विच इज फाइन। हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ पे चेंज हो जाता है। ओके, डेटा चेंज है तो हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। और ऐसे म्यूचुअल फंड हमको टैक्स नहीं आता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। तो हम रिस्क मैनेजमेंट का टूल को इफेक्टिवली यूज करते हैं। अगर आज रिस्क ऑन है, जैसे मैंने अक्टूबर में आके बोला रिस्क ऑन एनवायरमेंट आता है, तो हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। उससे पहले रिस्क ऑफ एनवायरमेंट हम बैक फुट में थे, हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत अलग होगा, रिस्क ऑन में बिल्कुल अलग होगा। ओके, आप ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज वाली कंपनीज खरीदेंगे, रिस्क ऑफ होगा तो मैं डिफेंसिव में चला जाऊंगा। तो जो चर्न का जो थीसिस है ना, फर्स्ट तो मेरे को तो एक टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती कि हम लोगों ने क्यों इसको इतना बड़ा कर दिया, और हर यूट्यूबर लिख देता चर्न। तो चर्न इज गुड इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव। ओके, हमारा रिस्क कम होता है अगर हम डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट के लोग हैं, और एनवायरमेंट के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो का चेंज करते हैं तो रिस्क कम होगा, और उसीलिए अल्फा आता है। अच्छा, एक चीज, आपने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड लिया था तब मेरे ख्याल 200 करोड़ AUM था, 180 करोड़ 180 करोड़। अब 50-55 हजार करोड़ क्रॉस करके आपका 63,000 यार, 63,000 करोड़। तो अब साइज बड़ा हो गया, इस साइज में भी आप आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपके हिसाब से सेम पॉलिसी यूज करके? क्योंकि छोटे म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि आसान होता है, बट बड़े साइज में करेंगे या नहीं? तो अरुण ये चीज हम लोगों को हर जगह पूछा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन जरूर हर जगह आता है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है साइज के हिसाब से? ऐसा हम लोग हाउस बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो हर चीज में हमको सिखाया गया भाई धंधे का स्केल होता है, धंधा बड़ा होता है तो मार्जिन बढ़ जाते हैं। इस इंडस्ट्री में आके उल्टा हो जाता है। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, कोई पैसा तो वापस करता नहीं। कि मैं 50,000 पे आ गया तो मैं पैसा रिटर्न करता हूँ, अभी मेरे से मैनेज नहीं होता है, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। तो मार्केटिंग गिमिक्स है। ओके, हम लोग बहुत ओपनली बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्केल का क्या बेनिफिट है, और हमको स्केल का बेनिफिट मिला है। ओके, और हमारे स्केल से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आना चाहिए कि जो लिक्विडिटी की थीसिस है ना, जो हम लोग डर किस बात का है कि ऊपर में माल बिकेगा नहीं, साइज बड़ा हो जाएगा तो रोटेशन, सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। जब लिक्विडिटी का कंसेप्ट में हम बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी कब ज्यादा होती है? जब हाईएस्ट प्राइस का भाव होता है तो लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। और लिक्विडिटी दूसरी लेवल पे कब हाईएस्ट होती है? बॉटम के प्राइस पे, जब लोग कैपिचुलेट होके जाते हैं। अगर हम ऊपर लेवल पे बेचना सीख गए कि जब यूफोरिया हुआ तो अब बेच पाओ तो माल बिक जाता। हमने आईटीसी लिया था 202 में, 500 के आसपास 470-80 में 3.5 करोड़ शेयर बिक गए। ओके, तो लिक्विडिटी आज बेच के देखो 3.5 करोड़ शेयर नहीं बिकेगा। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब क्राइसिस आती है, लिक्विडिटी इतनी होती है किसी को नहीं लेना होता, तब आपके अगर पास कैपिटल है तो आप ले पाओगे। तो इससे रिलेटेड मैं और चीजें और ऐड करूंगी। जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट का ब्रेथ और डेप्थ बढ़ रहा है, IPO आ रहे हैं, F&O के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ग्रो कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। दूसरा क्या होता है, हमारे साइज बढ़ने से अब 5,000 करोड़ पे तो कोई कॉर्पोरेट का CFO हमारा फोन लेने को नहीं तैयार था। ओके, कॉर्पोरेट एक्सेस इतना खराब होता है। आज 50,000 पे हमारे ऑफिस आने को तैयार है। तो आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। ओके, कॉर्पोरेट एक्सेस ईजी हो जाती है, आपको बात करने का मौका मिल पाता है। अदरवाइज तो आपको IPO में आपको Tier 3 का रैंकिंग होता है। छोटे म्यूचुअल फंड को तो किसी को अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है कि उनका साइज ही नहीं होता है। ओके, बड़े म्यूचुअल फंड को उसका बेनिफिट मिलता है, बड़े FIs को बड़े बेनिफिट। जैसे ही हमारा साइज आएगा तो हमें उसका बेनिफिट आता है। कितने ब्लॉक्स आते हैं जो छोटे हाउसेस को दिखाया भी नहीं जाता, रिटेल तक तो आते भी नहीं है। ओके, तो अगर आपका साइज होगा तो हमें वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस डेरिवेटिव मार्केट, हम लोग उसके पुराने एक्सपर्ट रहे हैं। आज डेरिवेटिव मार्केट 20-30 टाइम लिक्विडिटी है, तो हम उसको भी यूज करते हैं अपने इंपैक्ट कॉज करने की। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मिथ हमने इतना बड़ा बना दिया है, ओके, वो मिथ ही है। ओके, आज एक और म्यूचुअल फंड है निपॉन की, हम बात करें स्मॉल कैप, उनका 44,000 पे अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो 44,000 करोड़ स्मॉल कैप पे भी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं ना, किधर साइज का प्रॉब्लम है? तो ये मिथ है।
एक आपने बोला कि आप अपनी टीम को बोलते हैं कि थ्रो योर व्यू इन द डस्टबिन, शो मी डेटा। तो वो ह्यूमन बायस रिमूव कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार होता है ना कि हमको लगता है कुछ चीज़ अच्छी है तो हमको वो इन्वेस्ट करनी होती है, तो वो कैसे रिमूव करते हैं आप? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। जब हम लोग बात खाली वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में 90% जो कंपोनेंट होते हैं वो प्राइस पे डिपेंडेंट होते हैं। पी हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, ईवी बिड्डा हो गया, फ्री कैश फ्लो वगैरह छोड़ दो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स आर प्राइस डिपेंडेंट। तो ये जो प्राइस का एस्पेक्ट है ना, जिसको बोलते हैं भाव भगवान है, प्राइस से हमारा बाइसेस बढ़ता है। भाव ऊपर है तो कन्विक्शन अच्छा है, भाव नीचे है तो कन्विक्शन लो है। तो जो प्राइस से रिलेटेड जो बायसेस होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पूरा वीएलआरटी की थीसिस उस पर ही बिल्ड है कि हमारा पूरा फोकस है कि हम 1/3 तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स रखते ही हैं, उसमें प्राइस आएगा ही आएगा। जो 2/3 वेटेजेस हैं उसको हम लोग मैक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा 2/3 तो हट गया, प्राइस से कोई लिंक नहीं है। और ये 1/3 में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के पैरामीटर्स को ऐड किया जाए कि प्राइस का जो, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको बोलते हैं ये प्राइस है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंस कम कर दो, उसको हम लोग अपने सिस्टम में 90% के नीचे ले आते हैं। फॉर इंडस्ट्री इट इज 90%, फॉर अस इज 9%। वहां ह्यूमन बाइसेस कम हो जाते हैं, जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग के अपने बाइसेस हैं, इसलिए हम यंग टीम को हायर करते हैं कि जिनके बाइसेस नहीं आए। बट 9-10% के नीचे अगर हम बाइसेस को ले आते हैं तो हम वी आर इन अ बेटर पोजिशन। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, हाउ मच इज इट रेलिवेंट राइट नाउ? आपके हिसाब से आप अपने आप को मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करेंगे एंड हाउ मच इज इट रेलिवेंट नाउ? देखिए हम लोग बिल्कुल नहीं करते मोमेंटम। आप नहीं करते? ये मिथ है, ओके? हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। ओके, ये हम लोग बहुत लोग मानते हैं कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। हाँ, तो मैं इसका आंसर देता हूं। हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्ट्रेटजिस्ट हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पे खरीदते हैं और एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पे बाय करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आईटीसी 202-208 रुपए पे हमने खरीदा था सितंबर 21 में। क्या था? कार्टून्स आते थे, ओके? किसी को अब कंपनी वालों को मिलो तो उनका बॉडी लैंग्वेज वीक था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था मार्केट में। फियर इंडेक्स हम क्वांटिफाई करें, आईटीसी का फियर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई, परसेप्शन वर्स्ट। सो हर वो स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी में था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोस्ट हेटेड जोन में था। 500 पे आया, वो एडमायर टेरिटरी में आया, हम हट गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिलायंस 2015 में निगलेक्टेड जोन में था, 2020 आते आते मोस्ट एडमायर टेरिटरी में था, हमने बेचा। वापस 2023 में एक्सट्रीम निगलेक्टेड में तो नहीं किया, लेकिन इट वाज इन निगलेक्टेड जोन, मोस्ट हेटेड जोन में नहीं था, हम आईटीसी बेच के रिलायंस में शिफ्ट कर गए। तो हम तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से आपको अल्फा तो मिलता ही मिलता है, आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाता है। तो जो मोमेंटम की थीसिस है, ओके, देखिए मोमेंटम इज लाइक बहुत वेगली यूज होता है। हम अर्निंग मोमेंटम की भी बात करते हैं, लेकिन बाजार में जो बात होती है वो प्राइस मोमेंटम की बात होती है, ओके? तो अर्निंग मोमेंटम तो हर आदमी चेस करता है, तो उसमें हम भी चेस करते हैं, लेकिन हम प्राइस मोमेंटम वाले लोग नहीं है। अच्छा संदीप, जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं ना, हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? मीम्स। जिस स्टॉक के मीम बनने शुरू हो जाए वो बॉटम आउट हो गया। पहले आईटीसी के बनने शुरू हो गए थे, अभी एचडीएफसी बैंक के बन गए इतने मीम की बॉटम आउट हो गया, वो हेटेड हो गया काफी। निगलेक्टेड में आना स्टार्ट हुआ, अभी तक उतना एक्सट्रीम पे नहीं गया कि वी टेक वेरी एग्रेसिव। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, कोई भी चीज जब एडमायर्ड टेरिटरी में होती है तो ओवर ओनरशिप बाई प्रोडक्ट है उसका, और कोई चीज निगलेक्टेड टेरिटरी में आती है तो अंडरशिप होती है। अभी अंडर ओनरशिप किधर आया है? नहीं हुई। तो जब आप अंडर ओनरशिप देखेंगे तब आपको उसको अर्ली साइंस मिलेंगी कि अंडर ओनर, अभी तो ग्रॉसली ओवर ओन से मतलब स्टिल लार्जली ओवर ओन है। अभी टाइम लगेगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है टाइम। Sandeep, thank you so much. You have been so great in your presentation and answering all the questions of myself and all our audience. And thank you everyone. You have been a great audience. Once again, a round of applause for Sandeep.